अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले पढ़ा हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ। उसमें क्या पढ़ा हमने, थोड़ा मैं रिवाइज करूंगा आपको। उसमें पढ़ा हमने कि व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। यानी अगर किसी बॉडी पे जो नेट फोर्सेस हैं उनका जो इफेक्ट होगा वो जीरो होगा। यानी बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं किसी बॉडी पे, बहुत सारे फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3, अगर इनका सम जीरो होगा, इनका रिजल्टेंट जीरो होगा, नेट इफेक्ट होगा वो जीरो होगा, देन एक्सेलरेशन इज जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो। दिस वाज द फर्स्ट लॉ। तो उसको अब ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एवरी बॉडी continues to be in a state of rest or uniform motion unless compelled by some external force। यानी कोई भी बॉडी अपना स्टेट तब तक चेंज नहीं कर सकती है जब तक ना हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी अगर फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। इफ F is equal to zero then A is equal to zero। ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ। एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, इट डिफाइंस फोर्स। इट डिफाइंस फोर्स, फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। ये मैं कहता है फोर्स की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स अप्लाई करने से ही किसी बॉडी का स्टेट चेंज होता है, सो इट डिफाइंस फोर्स। उसके बाद पढ़ा था हमने उसमें मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। किसी बॉडी में कितनी मोशन है फोर्स अप्लाई करने से, एंड दैट मोमेंटम इज गिवन बाय P is equal to mv। It is a product of mass and velocity। P is equal to m into v। ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोमेंटम के बारे में। अब हम आज सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड लॉ में हम मोमेंटम का ही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मोमेंटम की बात होगी। और सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, और सेकंड लॉ से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। सो फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स एंड सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स। अब सेकंड लॉ क्या है, हम देखिए सेकंड लॉ पे आएंगे। हमारे सेकंड लॉ, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m। यहाँ पे एक बॉडी हमारे पास है मास m, और इस पे हम एक फोर्स F अप्लाई करते हैं, मास m फोर्स F। तो इसकी वेलोसिटी, इसकी ये मोशन में आएगा फोर्स अप्लाई करने से। तो लेट u बी इट इज इनिशियल वेलोसिटी। यानी हमने बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स F, तो इससे ये मोशन में आ गई, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, लेट दैट बी u, वेलोसिटी इज u। After some time the body reaches here with the same force। यहाँ पहुंच गई है, और यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v। क्योंकि इस फोर्स अप्लाई करने से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसका मतलब मोमेंटम भी चेंज होगा। कि मोमेंटम p जो है, p इज इक्वल टू m इंटू v। जब वेलोसिटी चेंज होगी यानी स्पीड चेंज होगी, तो उससे मोमेंटम भी चेंज हो गया। तो लेट pi बी द इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे, एंड यहाँ पे जब बॉडी पहुंच गई तो इसका जो मोमेंटम होगा फाइनल, दैट इज pf इज फाइनल मोमेंटम। तो व्हाट इज सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो सेकंड लॉ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम। फोर्स अप्लाई करने से स्पीड चेंज होती है, वो जो स्पीड चेंज होगी उससे मोमेंटम चेंज होगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of the force। यानी जो बॉडी में मोमेंटम चेंज होगा वो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे। जितना हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी पे, उतना ज्यादा उसमें मोमेंटम चेंज होगा। वो जो मोमेंटम चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने स्टेटमेंट इसका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of the applied force। और change in momentum उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे मैथमेटिकली, तो दैट इज dp by dt is proportional to f। dp by dt means the rate of change of momentum, the momentum changing with time, the rate of change of momentum, that is proportional to f, और f is proportional to dp by dt। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम
तो वी कैन राइट हियर F is equal to proportional इसके बदले आई कांस्टेंट K, which is K into dB by dt, K into dB by dt. अब ऐसा यूनिट्स में हम K का जो वैल्यू 1 लेते हैं, तो here K is equal to 1, so F is equal to dP divided by dt. So the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे हम, उतनी ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, और जितना कम फोर्स होगा उतना कम मोमेंटम भी चेंज होगा. तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, F is equal to dP by dt. अब जो P है, P is change in momentum. वो चेंज इन मोमेंटम क्या है? व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? कितना मोमेंटम चेंज होगा? दैट इज इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज initial momentum minus final momentum minus initial momentum. So what is final momentum? So final momentum is Pf. So it is Pf minus Pi, change in momentum in time t, यानी यहाँ से यहाँ तक टाइम t लग गया इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम t, so Pf minus Pi divided by t. So what is F for? F is equal to, so what is Pf? Momentum की रिलेशन है mv. So it is final momentum. तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम जो होगा वो mv होगा, यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो mu होगा. सो इट इज mv माइनस pi, इट इज mu डिवाइडेड बाय t. और मास तो कांस्टेंट है बॉडी का, ये चेंज नहीं हुआ, मास तो बाहर m बाहर आएगा यहाँ पे. m इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t, और f इज इक्वल टू m. व्हाट इज दिस v माइनस u डिवाइडेड बाय t? इट इज a, इट इज एक्सेलरेशन. v minus u divided by t is acceleration. हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at. तो यहाँ पे हम v minus u is equal to at, और t निकालेंगे हम यहाँ पे, t is v minus u divided by a. So a निकालना है, सॉरी a यहाँ पे, a is equal to v minus u divided by t. तो यहाँ पे है v minus u divided by t, इसके बदले मैंने a लिखा यहाँ पे. So f is equal to ma. This is another statement of Newton's second law. ये इसकी दूसरी फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ. F is equal to ma. Force is the product of mass into acceleration. लेकिन ये जो इक्वेशन है, this equation is valid only when the mass of the body remains constant. यानी फोर्स अप्लाई करने से जब बॉडी मोशन में आएगी, यानी उसका मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन उसका मास कांस्टेंट होना चाहिए. When the mass is constant, then this equation is valid. F is equal to ma. If the mass varies, अगर mass vary होगा, तो उस वक्त ये इक्वेशन वैलिड नहीं है. This equation is valid only when the mass remains constant. जब mass constant होगा तब ये इक्वेशन वैलिड है. F is equal to ma. तो इस इक्वेशन से हम a भी निकाल सकते हैं. तो a is equal to F divided by m. So acceleration of the body, a is equal to F divided by m. So what is F? F is the net force. यानी अगर बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, इसमें दो फोर्स एक्ट करते हैं, F1 इस डायरेक्शन में, F1, और F2 इस डायरेक्शन में है, इसका मास m है. अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि F1 इज ग्रेटर देन F2. जब F1 ग्रेटर देन F2 से है, तो उसका मतलब है देयर इज नेट फोर्स. यहाँ पे नेट फोर्स होगा, एंड दैट नेट फोर्स इज F1 minus F2. दैट विल बी इक्वल टू F1 minus F2 इज अ नेट फोर्स. ये नेट फोर्स है. तो नेट फोर्स जो है ये किस डायरेक्शन में होगा? ये अब इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि F1 ज्यादा है, इस डायरेक्शन में है. तो इस नेट फोर्स की वजह से बॉडी मूव करेगी, ये एक्सेलरेट हो जाएगी बॉडी नेट फोर्स से. सो F इज द नेट फोर्स एंड m इज द मास. सो A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m. यानी इस इक्वेशन से हम बॉडी की एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं इफ वी नो द नेट फोर्स. तो इस इक्वेशन पे हम अब न्यूटन सेकंड लॉ का एक और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे. A is equal to F divided by m. इस पे हम न्यूटन लॉ का स्टेटमेंट बना सकते हैं. तो बहुत सारी किताबों ने ऐसे ही लिखा है, इसी इक्वेशन पे न्यूटन लॉ को डिफाइन किया है. एच वर्मा ने यही स्टेटमेंट दिया है. The acceleration of a particle as measured from an inertial frame is given by the vector sum of all the forces. Acceleration of a particle is given by the
वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी जितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं किसी बॉडी पे उनका नेट इफेक्ट होगा, डिवाइड बाय दिस मास, डिवाइड करना है मास से, यानी A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m, दिस फार्मूला गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब ये जो इक्वेशन है, मैंने भी कहा आपको, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन द मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, जब किसी बॉडी का पार्टिकल का मास सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां पे मास वेरी होता है फोर्स अप्लाई करने से। फॉर एग्जांपल कहां पे, रॉकेट प्रपल्शन, रॉकेट प्रपल्शन, जब किसी रॉकेट को हम ऊपर भेजते हैं तो उसमें फ्यूल भरा होता है। ये मान लो अभी एक रॉकेट लेंगे, यहाँ पे हम ये एग्जॉस्ट गैसेस है, एग्जॉस्ट गैसेस है इसके, जब रॉकेट ऊपर जाता है उसमें फ्यूल जलता है और एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो बाहर आते हैं। ये मान लो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ये, तो जब इसमें फ्यूल जलता है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की तरफ आ रही है, उन गैसेस की वजह से रॉकेट उसका थ्रस्ट मिलता है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन फ्यूल बर्न्ट होने से इसका जो मास है वो कम होता है, मास जो है वो डिक्रीज होता है, मास डिक्रीजेस, यानी अपवर्ड थ्रस्ट, उसमें फोर्स मिलता है, फोर्स की वजह से ऊपर चलता है वो, बट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल इनसाइड द रॉकेट, इट्स मास डिक्रीजेस, का मास कम होता है। तो यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ जो है F इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, जब यहाँ पे जो मास है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन वैलिड फिर है, वही पहली वाली इक्वेशन, F इज इक्वल टू dp by dt, okay, rate of change of momentum, rate of change of momentum with time, that is the proportional to applied force, F is dp by, so this equation is valid in this case जहाँ पे mass vary होगा, जहाँ पे मास कांस्टेंट रहेगा वहां पे हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। मैंने बताया एग्जांपल आपको रॉकेट प्रपोर्शन में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब मास कम होता है उससे उसकी वेलोसिटी कम होगी या इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होने से उसका मोमेंटम भी चेंज, स्पीड चेंज होने से उसका मोमेंटम भी चेंज होता है। तो वहां उस सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, F इज इक्वल dt डिवाइड बाय dt। एक और भी इसके लिए एक बेहतरीन रिलेशन है, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, उसको हम डिफरेंशियल फॉर्म लेंगे न्यूटन सेकंड लॉ का, तो वो इक्वेशन भी ऐसी सिचुएशंस में वैलिड है, तो वो लेंगे हम अब डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। differential form of second law, यानी और वेरिएबल मास यहाँ पे होगा, यहाँ पे मास चेंज होगा, वेरिएबल मास, उन सिचुएशंस के लिए हम इसके लिए एक डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है F is equal to dp by dt. So what is p? P is a momentum, so it is d by dt of mv, because p is mv, momentum is mass into velocity. Now F is equal to, so this is, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे by using this that product rule, तो m पहले बाहर आएगा, तो it is m, v को हम डिफरेंशिएट करेंगे, it is dv by dt, प्लस फिर v बाहर आएगा, तो m को हम डिफरेंशिएट करेंगे dm डिवाइडेड बाय dt। ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस न्यूटनस सेकंड लॉ। ये इक्वेशन किसी भी सिचुएशन में, चाहे मास वेरिएबल होगा चाहे मास कांस्टेंट होगा, उन सिचुएशंस में इस इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मास कांस्टेंट रहेगा, उसकी स्पीड चेंज होगी, मास कांस्टेंट रहेगा। या इस जो ये पार्ट इसका है, दिस पार्ट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, यानी यहाँ पे मास चेंज होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद टाइम। सो दिस, ये इक्वेशन जो है ये किसी भी सिचुएशन में, चाहे वेरिएबल मास सिस्टम होगा या कांस्टेंट मास सिस्टम होगा, उन सिचुएशन में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अभी जो पहले बताई मैंने, F इज इक्वल टू ma, इस इक्वेशन पे हम अब फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन गिव नाउ ए डेफिनेशन टू फोर्स, तो वो डेफिनेशन बताएंगे क्या वो क्या है। डेफिनेशन ऑफ न्यूटन, 1 न्यूटन, तो F इज इक्वल टू ma,
इफ m इज इक्वल टू 1 kg, अगर हम मास लेंगे 1 kg और a लेंगे हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन f विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। f का वैल्यू आएगा 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? Hence 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स, उतना फोर्स होता है which causes an acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kg mass। यानी अगर हम किसी बॉडी 1 kg बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, उस बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन फोर्स। इसका मतलब है हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास है 1 kg, इसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो the force which causes an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg is called as 1 Newton force. That amount of force is called as 1 Newton force. यानी जो 1 kg बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, and that force is called as 1 Newton, 1 Newton force। यहाँ एक और जरूरी बात, F is equal to ma। अब देखो, if F is 0, अगर F 0 होगा, that means no force is acting on the body, then a is equal to 0। इसका मतलब a भी 0 होगा। यानी अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करता ही नहीं है, F 0 है, यहाँ पे कोई बॉडी है, इस पे जो फोर्सेस है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, दैट इज नेट फोर्स, दैट इज 0। F is equal to 0, तो उस वक्त a भी 0 होगी, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो दिस न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ है। सो वी कैन से दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ इज consistent and it is contained in the Newton's second law। सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ भी मौजूद है। इट मींस F is 0, A is 0। तो उसका मतलब है जो फर्स्ट लॉ है दैट इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ, वो सेकंड लॉ में मौजूद है। विश यू गुड लक। आज का इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक्स।